आपका दिन मंगलमय रहे। आज हम रिवीजन करेंगे गणित का रीट के लिए संख्या पद्धति से शुरू करते हैं। अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक जो हैं वो अंक हैं, जबकि अंकों के प्रयोग से संख्या बनती है। और संख्या के प्रयोग या प्रकार देखते हैं हम। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ये जो उल्टा 8 है ये अनंत का चिन्ह है। फिर आती है पूर्ण संख्या, जो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाए। अर्थात प्राकृत संख्याओं में यदि 0 भी ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या वो होती हैं जो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जाती हैं, अर्थात सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं। जिनका वर्गमूल पूर्ण हो वह पूर्ण वर्ग संख्याएं, तथा जो 2 से विभाज्य हों सम संख्या व 2 से अविभाज्य विषम संख्या। जबकि किसी संख्या का वर्ग धनात्मक हो तो वास्तविक संख्या व p/q के रूप में लिखे जाने वाली परिमेय। जबकि वर्गमूल और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय। जबकि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य का भी भाग जाए। भाज्य संख्या को संयुक्त प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। जबकि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का व एक का ही भाग जाए, इसके अलावा किसी और का भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। एक संयुक्त प्राकृत संख्या भी नहीं है, जबकि एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। पर्वतारोही का अर्थ होता है पर्वत पर चढ़ने वाला, अर्थात आरोही का अर्थ क्या है? बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर की ओर। तो आरोही क्रम का अर्थ हुआ संख्याओं को घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे कि 20, 25, 31 फिर 35। जबकि अवरोही क्या होता है? संख्याओं को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्था अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे 35, 31, 25, 20, यानी कि अब घटते क्रम में है तो अवरोही, और बढ़ते क्रम में होगा तो आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था, अव का अर्थ होता है नीचे की ओर। स्थानीय मान क्या हुआ? स्थान का मान। जबकि जातीय मान क्या होता है? जाति फिक्स होता है। जैसे 5, 6, 8, 9, 0। इस संख्या में 8 का स्थानीय मान तो 800 है, जबकि जातीय मान है 8। बड़ा और छोटा, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ी संख्या होती है। जैसे 5 बड़ा है 3 से। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के, अर्थात a बराबर bq प्लस r। भाजक बाहर होता है, भाज्य जो अंदर जिस संख्या में भाग देना है, जो भागफल जो प्राप्त होता है, और शेषफल जो शेष बचता है। भिन्न का अर्थ होता है भाग, टुकड़ा या हिस्सा। भिन्न को a/b या c/d के रूप में लिखते हैं, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा हो, जबकि अंश का मान अधिक होने पर अनुचित भिन्न हो जाती है। मानो एक मिश्र भिन्न a सही b/c है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलते समय a को c से गुणा करके उसमें b जोड़कर c का भाग दे देते हैं। मानो 2 भिन्नों का गुणा करते हैं हम, a/b गुणा c/d, तो ac गुणा bd हो जाता है, यानी कि अंश अंश से गुणा, हर से गुणा। जबकि भाग देने पर अंश दूसरी भिन्न के हर से गुणा होता है, जबकि पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश से गुणा होकर के लिखा जाता है। और जोड़ व घटा के समय लघुत्तम समापवर्तक लिया जाता है। तो a/b डिवाइड बाई c/d आएगा ad/bc, जबकि a/b प्लस माइनस cd हो तो ad प्लस माइनस bc/bd होता है। मान लो 7 में मैं 9 का भाग दूं तो क्या आएगा? 0.7777, अर्थात 0.7 के ऊपर बार। 7 के ऊपर बार एक अंक पर बार है तो 7/9 लिखा जाएगा। मानो पॉइंट ए के ऊपर बार तो a/9। यदि पॉइंट ए बी के ऊपर बार तो ab/90, और 3 संख्या हो तो abc/900 ऐसे हो जाता है। यदि a/b और c/b
वो भिन्न है, बी बी यानी कि हर समान होगा, तो जो भिन्न बड़ी होगी वही, जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तय, लघुत्तम समापवर्तय का अर्थ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्ण भाग चला जाए, लघुत्तम समापवर्तय कहलाता है। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें आया तो एलसीएम। महत्तम समापवर्तय वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाए, जिसका एचसीएफ, यानी देखो जिसमें एलसीएम जिसका एचसीएफ। यदि सभी संख्याएं अभाज्य हैं या उनमें कोई उभयनिष्ठ है, तो देखो उभयनिष्ठ होगा या सभी संख्याएं अभाज्य होंगी तो में से यानी कि महत्तम समापवर्तय आएगा 1, जबकि लघुत्तम समापवर्तय होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे 5, 6 और 7 हैं तो इसमें में से आएगा 1, जबकि ले से आएगा 5 गुणा 6 गुणा 7 अर्थात 210। महत्तम समापवर्तय सदैव लघुत्तम समापवर्तय से छोटा होता है, अर्थात HCF इज लेस देन LCM, यानी कि कभी भी महत्तम समापवर्तय का मान लघुत्तम समापवर्तय से अधिक नहीं होता। मानो हमारे पास दो संख्याएं हैं A और B, तो उन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात दो संख्याओं का लघुत्तम व महत्तम समापवर्तय का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। औसत क्या होता है? परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। अब देखो परिणामों की संख्या भी ज्ञात करेंगे और परिणामों का योग भी। अगर औसत दिया हो बाकी चीज़ें ज्ञात करनी हो तो ऐसे ज्ञात करेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है औसत चाल ज्ञात करने के लिए। एक गाड़ी A से B तक M चाल से जाती है और B से A तक N चाल से आती है, तो औसत चाल क्या होगी? 2mn बटे m प्लस n। औसत होता है लगभग बीच का या बिल्कुल बीच की संख्या। जैसे 1 2 3 4 5, तो औसत क्या हुआ? 3। 1 3 5 7 9 11, औसत क्या हुआ? 6। अब इस तरह से यानी कि समान अंतर दिया हो तो हम क्या करते हैं? पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। प्रतिशत एवं लाभ हानि। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रतिशत बराबर 1/100। प्रतिशत की जगह हम 1/100 से गुणा करते हैं, तो 100 का प्रतिशत 1, 25 का प्रतिशत 25 गुणा, यानी 25% है तो 25 गुणा 1/100 1/4 हो जाएगा। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए और जिस मूल्य पर बेची जाए उसे कहते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखो 100% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 100 गुणा 1/100, तो क्या आएगा? 1। और 25% का अर्थ हो गया 25 गुणा 1/100 अर्थात 1/4। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएं और उसका मान 0 से अधिक आता है, यानी कि मान लो 100 रुपये में खरीदी मैंने कोई वस्तु और 90 रुपये में बेच दी, तो जो 10 है वो 0 से क्या है? अधिक है, तो वो क्या हुई? हमें हानि। यदि क्रय मूल्य का मान क्या हो? विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होगी, जबकि क्रय मूल्य का मान कम हो विक्रय मूल्य से तो लाभ होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जबकि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। x का 10% लाभ सहित मूल्य क्या होगा? x गुणा 110/100, जबकि हानि सहित मूल्य क्या होगा? x गुणा 90/100। साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। हमें केवल यही सूत्र करना है याद, बाकी सभी इसी से प्राप्त हो जाएंगे। मूलधन वह धनराशि होती है जो किसी से ली जाए या उसे दी जाए कुछ समय के लिए। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग ही मिश्र धन होता है। जबकि दर क्या होता है? जिस प्रतिशत पर कोई धनराशि दी जाती है और समय जितने समय के लिए दी जाती है। तो मूलधन क्या आ जाएगा? ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। ये ब्याज वाले सूत्र से ही प्राप्त हुआ है। जबकि समय ज्ञात करना हो तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। दर ज्ञात करनी हो तो ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन,
यदि छमाही दर पर है तो 6 महीने के लिए, वार्षिक दर पर है तो 1 वर्ष के लिए, मासिक पर है तो महीने के लिए। तो ज्यामिति में हमने पढ़ा बिंदु, रेखा अनंत तक जाती है, किरण में एक बिंदु फिक्स होता है, रेखाखंड क्या होता है, 2 बिंदु फिक्स होते हैं, जबकि आसन्न किरणें होती हैं उनसे एक कोण का निर्माण होता है। ये 0 डिग्री का कोण, फिर न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री का कोण समकोण, इससे अधिक का अधिक कोण, जबकि 180 डिग्री का ऋजु कोण, फिर एक 360 डिग्री का होता है, पूरा वृत्त बनता है। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, जबकि केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो त्रिज्या का दुगुना होता है। एक समतल पर अनेक बिंदु व अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात समतल पर अनंत रेखाएं व बिंदु हो सकते हैं। वृत्त 360 डिग्री का निर्माण करता है, इसलिए किसी समतल आकृति के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षटकोण हो, सभी के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटा उनमें भुजाओं की संख्या होता है। यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूरक कोण होते हैं, और 2 कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो वो परस्पर संपूरक कोण होते हैं। जैसे यदि 70 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए तो 20 डिग्री होगा, और संपूरक कोण पूछा जाए तो 110 डिग्री होगा, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है, जबकि उनमें यदि 2 का भाग दिया जाए तो वह अर्ध परिमाप S कहलाता है। परिमाप, परिमिति व परिधि एक ही चीज है। परि का अर्थ होता है चारों ओर की लंबाई, जबकि बहिष्कोण क्या होता है, 2 अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि कोण ए बी सी का योग 180 डिग्री है तो कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण डी सी ए। कोण ए प्लस कोण बी प्लस 180 डिग्री माइनस कोण डी सी ए बराबर 180, अर्थात 2 अंत अभिमुख कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर, व समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि विषमबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं असमान होती हैं। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। यदि हीरोन के सूत्र से ज्ञात करें तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वर्गमूल होता है, जहाँ s अर्ध परिमाप, ए बी व सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो 3 गुणा भुजा ज्ञात कर लेंगे, जबकि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप a प्लस 2b होता है, जहाँ b उसकी 2 समान भुजा में से एक भुजा है, वह क्षेत्रफल a/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, जहाँ b समान भुजाओं में से एक भुजा है जबकि a असमान भुजा। मानो ये एक त्रिभुज है और उसके चारों ओर जो वृत्त बना हुआ है वह है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों को मिलाने वाले बिंदु से बना है, जो क्या है, ओ परिकेंद्र। अर्थात ओ को क्या कहेंगे यहाँ, परिकेंद्र। परिकेंद्र ही त्रिभुज का एकमात्र ऐसा बिंदु है जिससे त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। इसे परित्रिज्या कहते हैं। देखो ओ से ए की दूरी, ओ से बी की और ओ से सी की दूरी जो बराबर है इसे कहेंगे परित्रिज्या। परित्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त परिवृत्त कहलाता है। परित्रिज्या का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है तीनों भुजाओं का गुणा बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो कोण ओ बी ओ सी कोण ए का दुगुना होगा, कोण सी ओ ए बी का दुगुना होगा, जबकि कोण ए ओ बी कोण सी का 2 गुना होता है परिवृत्त में। ये परिवृत्त क्या है, त्रिभुज के, जबकि एक है अंतःवृत्त। अब देखो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है ये वृत्त, ये है अंतःवृत्त।
त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्वि भाजकों का मिलान बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है। अंतःकेंद्र ही त्रिभुज का एकमात्र ऐसा बिंदु है जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी समान रहती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A बटा 2 OA बटा OD बराबर होगा AB प्लस AC बटा BC के। अब देखो, एक होता है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, अर्थात त्रिभुज की माध्यिकाओं को मिलाने वाला बिंदु केंद्रक कहलाता है। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। देखो, AO OD से 2 गुना है कि नहीं, तो OA बटे OD, BO बटे OE, CO बटे OA बराबर होगा 2/1, अर्थात 2:1 में। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, जबकि OA बटा AD क्या होगा 2/3, जबकि OD बटे AD बराबर होगा 1/3 के। एरिया ऑफ ABD क्या होगा 1/2 एरिया ऑफ ABC के, जबकि BOD का क्षेत्रफल 1/6 होगा संपूर्ण त्रिभुज के, और AOB का होगा 1/3। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग और तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग, इनका अनुपात होता है 4/3, यानी कि 4:3 के। ये एक त्रिभुज है जहाँ पे O क्या है, लंब केंद्र, अर्थात शीर्षों से डाले गए लंबों का कटान बिंदु। कोण BOC प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री, अर्थात कोण A और कोण BOC का योग 180 डिग्री है। ऐसे ही कोण C और कोण AOB का योग 180 होगा, और कोण B और कोण AOC का योग क्या होगा 180 डिग्री, जबकि तीनों भुजाओं का योग उनके तीनों जो लंब थे उनसे क्या होता है, अधिक होता है। भुजा लंब के सदैव व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात सबसे लंबी भुजा पर सबसे छोटा लंब व जब सबसे छोटी भुजा पर सबसे लंबा लंब होता है। ये अभी तक हमने पढ़े त्रिभुज के कुछ गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे आयत वर्ग के बारे में। देखो, आयत क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का व सम्मुख भुजाएं बराबर। तो आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे ही वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा व क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मुख्य वर्ग से 2 गुना होता है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, क्योंकि लंबाई का मात्रक इकाई, क्षेत्रफल का वर्ग इकाई व आयतन का घन इकाई होता है, जैसे मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। ये एक वृत्त है, r त्रिज्या है। वृत्त की परिधि 2πr, जबकि क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यह घन और घनाभ, जहाँ पे घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि घनाभ की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख फलक ही बराबर होते हैं। घन और घनाभ में 6 तल, 12 भुजाएं व 8 कोण या शीर्ष होते हैं। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर अर्थात 6a स्क्वायर, क्योंकि घन में सभी क्या होते हैं, वर्ग जुड़े हुए होते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जबकि घन में कितने 6 तल या 6 फलक या 6 वर्ग होते हैं, तो घन का क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। जबकि आयतन होता है भुजा क्यूब, a क्यूब, और विकर्ण होता है √3 गुना भुजा या √3a। जबकि घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। आयतन होता है LBH। विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट। यहाँ L लंबाई को, B चौड़ाई को व H ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। घनाकार व घनाभाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए विकर्ण ज्ञात करते हैं, इसलिए ही घन और घनाभ के विकर्ण का सूत्र बताया है। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा,
जबकि घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये बेलन, शंकु और छिन्नक है। को बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, क्योंकि दोनों तरफ इसमें वृत्त और जुड़ जाते हैं। आयतन होता है πr²h, जबकि शंकु का क्षेत्रफल πrl, जहां l तिर्यक ऊंचाई है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr कोष्टक r प्लस एल, जबकि आयतन 1/3 πr² है। छिन्नक का क्षेत्रफल πl कोष्टक r प्लस आर, जब गोले का क्षेत्रफल 4πr², जबकि अर्धगोले का 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, जबकि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है।